Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some numericals of chapter number 9, mechanical properties of solid. तो बच्चों आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे एक्सरसाइज के कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं। सो यहाँ से आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। सो एक्सरसाइज के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डायरेक्टली फोकस ऑन आवर today's topic, that is exercise number 9.1। चलो, तो इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमें जो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे एंड जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं न्यूमेरिकल को। द स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 multiplied by 10 power minus 5 meter square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area 4.0 multiplied by 10 power minus 5 meter square. Under a given load, what is the ratio of Young's modulus of steel wire to that of copper wire? बच्चों हमें क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है? तो देखो हमारे पास एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 4.7 मीटर एंड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। दोनों जो वैल्यू हमें गिवन है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में गिवन है। जब सेम एज वी आल्सो हैव वन अनदर वायर दैट इज कॉपर वायर हैविंग length 3.5 meter and cross sectional area 4.0 multiplied by 10 power minus 5 meter square। बच्चों यहाँ पे फोकस करो stretches by the same amount। What is the meaning of stretches by the same amount? स्टील वायर को एंड कॉपर वायर को सेम स्ट्रेचेस किया गया है। दैट मीन्स दोनों की लेंथ में जो इंक्रीज हुआ या तो हम कह सकते हैं इलॉन्गेशन हुआ वो सेम अमाउंट का हुआ। सो चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर। चलो अब देखो यहाँ पे यस अंडर अ गिवन लोड दैट मींस दोनों पे जो लोड गिवन है दोनों पे जो फोर्स लगाया उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो स्टील वायर के लिए एंड कॉपर वायर के लिए सेम होगा। चलो, we have to find the ratio of Young's modulus of steel wire to that of copper wire। हमें स्टील वायर के Young's modulus एंड कॉपर वायर का Young's modulus का रेशियो फाइंड करना है। चलो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें जो गिवन है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलो क्या गिवन है? स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं change in length of steel wire is equal to change in length of copper wire is equal to change in length। दोनों की लेंथ में जो इंक्रीज हुआ इलॉन्गेशन हुआ वो सेम है। सो दोनों की जगह पे हमने क्या लिख लिया? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल लिख लिया। चलो अब हमें क्या गिवन है? फॉर स्टील वायर हम लिख सकते हैं फॉर स्टील वायर length of steel wire is equal to 4.7 meter। same as cross sectional area of steel wire वो भी हमें given है 3.0 multiplied by 10 power minus 5 meter square and दूसरा हमें given है वो है copper wire। so we can write for copper wire length of copper wire is equal to चलो कितनी गिवन है? 3.5 मीटर and cross sectional area of copper wire
which is 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 मीटर स्क्वायर। हमें सभी वैल्यू ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में गिवन है, सो हमें यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर टू दैट ऑफ कॉपर वायर। तो सबसे पहले तो हमें यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है वो पता होना चाहिए, तभी हम दोनों का रेशियो ले सकते हैं। बच्चों आपको पता होगा तो हमने एक लेक्चर बनाया था, मे बी इससे 2 लेक्चर आगे का लेक्चर। इफ यू विश टू लर्न दैट टॉपिक तो आपको क्या करना है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाना है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय फिजिक्स फन विकास टेलर लिखना है। सो आप इजीली वो लेक्चर देख सकते हो। तो सबसे पहले वो लेक्चर देखो तो आपको इस वाले लेक्चर में ज्यादा समझ आएगी, दैट मींस आपका जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा। तो बच्चों यंग्स मॉड्यूलस होता है रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। बच्चों हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको बोला था? The modulus of elasticity is defined as the ratio of stress to strain। अगर हम स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो हमें जो टर्म मिलती है, हमें जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों उसमें हमने 3 टाइप्स की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस की थी। उसमें फर्स्ट वन थी यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड वन थी शियर मॉड्यूलस, और वी कैन से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एंड लास्ट में थर्ड टाइप की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखी थी हमने, वो थी बल्क मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस के क्या होता है वो लिख लेते हैं। सो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। सो यंग्स मॉड्यूलस कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल Y, व्हिच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, कैसा स्ट्रेस? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, वो इलॉन्गेशन के लिए भी वैलिड है एंड कॉम्प्रेशन के लिए भी वैलिड है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाने पे उस बॉडी का सिर्फ एक ही डायमेंशन, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसकी लेंथ या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। डिपेंड किस पे करता है, हमने किस तरह से फोर्स अप्लाई किया। अगर हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो बॉडी की लेंथ में इलॉन्गेशन होगा, उसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसको हम कॉम्प्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने 2 टाइप्स की इलॉन्गेशन देखे थे, एक था टेंसाइल स्ट्रेस एंड दूसरा था कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अगर हम कॉम्प्रेस करते हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, एंड अगर हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें क्या होगा? इलॉन्गेशन होगा। ओके, चलो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। सो यंग्स मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, बट कैसा स्ट्रेस? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज द यंग्स मॉड्यूलस। चलो, सो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू, अब जो स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन होता है चेंज इन द डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। बट इफ वी टॉक अबाउट यंग्स मॉड्यूलस, सो कौन सा डायमेंशन चेंज होगा? लेंथ चेंज होगी। सो वी कैन राइट द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ change in length of wire to its original length। चलो, तो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू, बच्चों इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं F into L
डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। ऐसा कैसे लिखा बच्चों हमने इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया। तो ये जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है कैपिटल ए, वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल वो कहां पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। एंड जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू f into l डिवाइडेड बाय a into डेल्टा l। चलो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। या तो हम किसके लिए लिख सकते हैं, स्टील के लिए लिख सकते हैं। सो हम यहां पे लिखेंगे फॉर स्टील वायर, सॉरी स्टील की स्पेलिंग कैसे गलत हो सकती है, फॉर स्टील वायर, फॉर स्टील वायर हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्टील वायर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर। मान लो बच्चों ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो सेम एज वी कैन राइट फॉर कॉपर वायर। सो फॉर कॉपर वायर we can write Young's modulus of copper wire is equal to force on copper wire, length of copper wire, cross sectional area of copper wire into change in length of copper wire. This is our equation number 2. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे फोकस करो। तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर। दोनों की लेंथ में जो इंक्रीज हुआ, जो चेंज हुआ, वो सेम अमाउंट का है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा एलएस दैट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर एंड द चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर, वी कैन राइट डेल्टा एल फॉर सिंपलिसिटी। सो यहां से हम इक्वेशन 1 एंड 2 का रेशियो लेंगे। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। चलो तो इक्वेशन 1 एंड 2 का रेशियो लेंगे यहाँ पे हम। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्टील वायर, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर। पर दोनों की लेंथ में सेम चेंज हुआ है। सो हम दोनों की जगह पे डेल्टा एल लिख लेंगे। होल डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन स्टील वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू चेंज इन लेंथ। ओके चलो सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू, बच्चों इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। सो तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्टील वायर इनटू लेंथ ऑफ स्टील वायर। अब ये जो पोर्शन है ये वाला AC इनटू डेल्टा एल, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स वो कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। वेरी सिंपल। सो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर इनटू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन कॉपर वायर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू चेंज इन लेंथ, और वी कैन से इलोंगेशन। सो यहां पे डेल्टा एल कैंसिल आउट। दूसरी बात बच्चों, यहां पे हमने दोनों को सेम लोड की अप्लाई किया है। दैट मींस जितना फोर्स स्टील वायर पे लगाया उतना ही फोर्स कॉपर वायर पे लगाया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्टील वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑन कॉपर वायर इज इक्वल टू फोर्स। यहाँ पे भी F होगा, यहाँ पे भी F होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर divided by Young's modulus of copper wire is equal to
length of steel wire into cross sectional area of copper wire divided by length of copper wire into cross sectional area of steel wire. So Young's modulus of steel wire divided by Young's modulus of copper wire is equal to length of steel wire 4.7 meter multiplied by the cross sectional area of copper wire, which is 4.0 multiplied by 10 power minus 5 meter square. Divided by length of copper wire, which is 3.5 meter multiplied by cross sectional area of steel wire 3.0 multiplied by 10 power minus 5. तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एंड डिनोमिनेटर पार्ट में 10 पावर माइनस 5 कॉमन दिख रहा होगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन Young's modulus, the ratio of Young's modulus of steel wire to Young's modulus of copper wire, which is 1.79. बच्चों यहाँ पे अगर हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली वन डिजिट को कंसीडर करें, if we consider only one digit after decimal point, so our final result comes out to be, that is Young's modulus of steel wire to Young's modulus of copper wire, which is approximately, not exactly, which is approximately 1.8. So this is our final answer, the Young's modulus of steel wire to Young's modulus of copper wire, or we can say the ratio of Young's modulus of steel wire to Young's modulus of copper wire, which is approximately 1.8. Okay. ओके बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 9.5 सॉल्व करेंगे. 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन. ओके, थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा लेंथी है, ओके, बट इजी है. चलो तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.5. 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों वायर का. one of steel, one made of steel and other made of brass. एक स्टील मटेरियल से बना है, दूसरा ब्रास के मटेरियल से बना है. आर लोडेड एज शोन इन फिगर. देखो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो. यहाँ पे सबसे पहले रिजिड बेस के साथ एक 1.5 मीटर लेंथ का स्टील वायर बाइंड किया गया है, बंधा हुआ है. उसके फ्री एंड पे यहाँ पे 4 kg मास का एक ब्लॉक लगाया गया है. आप यहाँ पे देख सकते हो 4 kg लोड लगाया है. उसके एंड से, उस लोड के एंड से एक ब्रास का रॉड और यू कैन से वायर लगाया गया है. और उसके फ्री एंड पे यहाँ पे 6 kg लोड हैंग किया गया है, 6 kg लोड. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर. हमें स्टील एंड ब्रास की वायर में कितना इलोंगेशन हुआ होगा वो फाइंड करना है. चलो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करते हैं उससे पहले हमें जो गिवन है वो यहाँ पे लिख लेंगे. तो हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं. ध्यान से लिखना बच्चों इस न्यूमेरिकल को. चलो तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? दोनों का डायमीटर गिवन है. तो सबसे पहले तो हम स्टील के बारे में बात करेंगे. सो फॉर स्टील वायर और फॉर स्टील मटेरियल लेंथ क्या गिवन है? लेंथ फॉर स्टील इज इक्वल टू 1.5 मीटर. ओके, चलो दूसरा क्या गिवन है? यंग्स मॉड्यूलस गिवन है. यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील इज इक्वल टू 2 multiplied by 10 power 11 पास्कल और we can say न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सेम एज हमें ब्रास के लिए भी पता है. फॉर ब्रास मटेरियल द लेंथ ऑफ वायर फॉर ब्रास इज इक्वल टू
कितनी लेंथ की है ब्रास से बना हुआ वायर 1.0 मीटर लेंथ का है। एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ नॉट कॉपर, इस माय मिस्टेक बच्चों, इट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास मटेरियल। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 0.91 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 पास्कल। ओके, चलो वी हैव टू फाइंड the elongation of length of steel wire, which is question mark, and another the change in length of brass wire, change in length of brass wire, वो भी हमें पता नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन मार्क में आ गया। चलो अब बच्चों हम दोनों में elongation कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही देखा कि यंग्स मॉडुलस होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो यहां से हम यंग्स मॉडुलस का फार्मूला निकाल करेंगे। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। हमें फाइंड करना है चेंज इन लेंथ, सो हम यहां से डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो डेल्टा एल यहां पे आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस यहां पे आ जाएगा, नो चेंज इन न्यूमेरिकल पार्ट, सो एफ इनटू एल एज इट इज डिवाइडेड बाय एरिया बी एज इट इज, डेल्टा एल यहां पे आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस यहां पे आ जाएगा। ओके, चलो अब बच्चों हम बात करते हैं स्टील वायर के लिए। So change in length of steel wire is equal to, ध्यान से सुनना, is equal to force on steel wire into length of steel wire divided by cross sectional area of steel wire into Young's modulus of steel wire। ओके, चलो अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान से। स्टील वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? तो देखो आप, स्टील वायर के फ्री एंड पे 4 kg मास का एक ब्लॉक हैंग किया है, उसके साथ एक ब्रास वायर है और उसके फ्री एंड पे भी 6 kg मास हैंग किया गया है। दैट मींस ये जो स्टील रॉड है, स्टील वायर है, उसकी फ्री एंड पे टोटल 10 kg जितना मास हैंग किया है। सो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्टील वायर इज इक्वल टू, कितना मास हैंग किया है? m1 मास भी हैंग किया है, m2 मास भी हैंग किया है, और दोनों का जो वेट फोर्स होगा वो वेट फोर्स इस स्टील वायर पे क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, एंड जो फोर्स लगेगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। वो हमने हमारे जब हमने मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी से डिस्कस किया था तब बात की थी, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, व्हिच इज ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? वेट फोर्स होगा। सो यहां से लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्टील वायर इज इक्वल टू, चलो जब सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके फाइंड कर लेते हैं। सो फोर्स ऑन स्टील वायर इज इक्वल टू m1 है बच्चों कितने केजी का? 4 kg का, m2 है 6 kg का, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8। सो फोर्स ऑन स्टील वायर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4 plus 6 that is 10। सो यहाँ पे 9.8 को हम लिख सकते हैं 98/10 मल्टीप्लाई 4 plus 6 वो भी 10 हो गया, ये 10 कैंसिल आउट हो गया। सो फोर्स ऑन स्टील वायर इज इक्वल टू 98 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अच्छा, ऐसा ही हम लिख सकते हैं। ओके, दूसरी बात, हमें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं पता है, बट यहाँ पे हमें गिवन है कि दोनों वायर के डायमीटर सेम है, तो ऑब्वियसली उसका क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। तो सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ब्रास वायर इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। हमने मीटर में ट्रांसफर कर दिया सेंटीमीटर को। चलो अब जो रेडियस होती है, रेडियस
रेडियस ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ब्रास वायर इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। ऑब्वियसली डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, सो 0.25 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 0.125। आप कैलसी का यूज कर सकते हो। 0.25 का हाफ करेंगे दैट मींस 0.25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें 0.125 मिलेगा, मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मीटर एज इट इज। चलो ये हो गया रेडियस। चलो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रास वायर इज इक्वल टू, अब बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। देखो आप मान लो ये कोई रॉड है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे एक सर्कल जैसा दिखेगा। देखो आप यहाँ पे कैसा दिखा, सर्कल दिखा। तो सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का रेडियस सेम है, सो हमने फॉर सिंपलिसिटी पाई आर स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इनटू आर है 0.125 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 मीटर उसका होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सिंपलीफाई करने पे हमें मिलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रास वायर इज इक्वल टू, बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से क्या मिलेगा यहां से आपको मिलेगा, चलो रहने दो इसको, बाद में लिख लेंगे स्क्वायर करके। ओके, नहीं करना है तो इसको ऐसे रखने दो। चलो अब हम यहाँ पे ये किसके लिए लिखा हमने, स्टील रॉड के लिए। सेम वी कैन राइट फॉर ब्रास वायर, सो चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑन ब्रास वायर, लेंथ ऑफ ब्रास वायर डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रास वायर इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर। अब हम बात करते हैं भाई ब्रास वायर पे कितना फोर्स लगा। तो देखो आप इस ब्रास वाले वायर के लिए, ब्रास वाला जो रॉड है उसके लिए ये जो मास है 4 kg का, वो तो एक रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा। देखो यहाँ पे हमने जैसे स्टील वायर को एक एंड जैसे हमने रिजिड बेस से फिक्स कर दिया, वैसे ही ब्रास वायर के लिए ये जो ब्लॉक है वो तो एक रिजिड बेस जैसा बिहेव करेगा। तो इस ब्रास वायर पे कितना फोर्स लगेगा इन द फॉर्म ऑफ वेट फोर्स, तो ये ओनली 6 kg मास का ब्लॉक ही उस पे वेट फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिखा ना, ये हमने फोर्स ऑन स्टील वायर ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ब्रास वायर इज इक्वल टू कौन सा मास यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, m2 मास, सो m2 into g। सो फोर्स ऑन ब्रास वायर इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 6 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8। सो यहाँ पे हमें फोर्स ऑन ब्रास वायर मिल जाएगा। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करने पे फोर्स क्या मिलेगा 58.8 न्यूटन। क्या मिलेगा बच्चों, 58.8 न्यूटन जितना फोर्स मिलेगा। चलो तो हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। फोर्स ऑन स्टील वायर एंड फोर्स ऑन ब्रास वायर हमें डिफरेंट मिला। चलो अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। दोनों का तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मिल गया, दोनों पे लगने वाला फोर्स भी मिल गया। तो 1 by 1 हम दोनों को फाइंड करने की ट्राई करेंगे। आवर गोल इज टू फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर, दिस इज आवर नंबर 1, एंड द अनदर गोल इज टू फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास वायर। इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू, चलो बच्चों, फोर्स ऑन स्टील वायर 98 न्यूटन का लगा, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ स्टील वायर। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टील वायर की लेंथ है 1.5 मीटर।
डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर, दोनों का हमने फाइंड किया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.125 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 पूरे का स्क्वायर। ओके, चलो इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर वो हमें गिवन है यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 पास्कल, और वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों आप इसको सिंपलीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर, सो हमें मिलेगा चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 मीटर। कितना देगा बच्चों? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 मीटर। ओके, चलो सेम एज हम, चलो कैमरे में आ तो रहा है ना बच्चों, नहीं तो ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ओहो, क्या करेंगे? चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, आ जाएगा, लाने की ट्राई करते हैं इसमें। ओके, चलो तो हम यहां पे लिख लेंगे से एज चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास वायर इज इक्वल टू, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। चलो अब बात करते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास वायर। ये देखो, सो फोर्स ऑन ब्रास वायर कितना है? ये रहा 58.8 न्यूटन, 58.8 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ब्रास वायर कहां पे है? देखो ब्रास वायर की लेंथ है 1 मीटर कितनी, सो डिवाइड बाय 1 होल डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रास वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.125 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 पूरे का स्क्वायर। आ गया बच्चों, आ गया अंदर, आ तो रहा है ना? आ गया। मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास वायर, बिकॉज़ हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है और कैमरे में नहीं आ रहा है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास वायर व्हिच इज 0.91 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 पास्कल। अब ये माइक भी हैरान लग गया। चलो, सो चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास वायर इज इक्वल टू, इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 मीटर। सो इलोंगेशन ब्रास वायर का कितना हुआ बच्चों? 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। So this is our equation number B. This is our second answer. Okay बच्चों, तो आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर माउथ। थैंक यू।